सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। ये पंक्तियां मुझे खोखली सी लग रही हैं। खोखली सी क्यों लग रही हैं? क्योंकि सरकार ने जो 1 फरवरी 2026 को जो देश का बजट पेश किया, उसमें सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन सैनिकों को इनवैलिडेट आउट कर दिया गया है, यानी कि मेडिकल बोर्ड ने कहा कि अब ये देश की सेवा नहीं कर सकते, उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उस पर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन जो बाकी सैनिक है जिन्होंने अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखा और उसके बाद रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, उनको जो ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उन पे टैक्स लगेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे एक बयान याद आता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जब उनसे पूछा गया था कि प्याज के दाम इतने ज्यादा क्यों हो गए हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। तब उन्होंने कहा था कि मैं लहसुन प्याज खाती नहीं हूं तो मुझे तो आइडिया नहीं है। शायद हो सकता है उनको इस दर्द का भी एहसास ना हो, क्योंकि उनके परिवार का कोई ऐसा ना हो जिसने देश की सेवा इस जगह पे जाके की हो, जिसने देश के लिए वर्दी पहनी हो। तो हो सकता है आपको इस दर्द का एहसास ना हो और आपको वही चीजें असर करती हैं जिस दर्द का आपको एहसास होता है। पर मैम याद रखिए, 140 करोड़ लोगों का ये देश है। उन्हीं 140 करोड़ लोगों में से कुछ लोग हैं, लाखों लोग कुछ ऐसे हैं जो देश की सेवा करते हैं। उन्हीं 140 करोड़ लोगों में से उनके परिवार हैं जो देश के अंदर रहते हैं। और अगर एक सैनिक घायल होकर वापस घर आता है तो वो उसके लिए एक आसान जिंदगी नहीं होती है। माना कि वो सर्विस पूरी करता है, पर वो दर्द में अपनी सर्विस को पूरी करता है। आपने बहुत सिंपल तरीके से ये घोषित कर दिया कि अगर वो सर्विस पूरी कर सकता है तो उसको मिलने वाला जो सम्मान है, ये डिसेबिलिटी पेंशन कुछ और नहीं है, एक सम्मान है एक सैनिक के लिए। अगर वो मेडिकल बोर्ड द्वारा आउट कर दिया था, उसकी सर्विस उतनी अच्छी, उसको बोला जाता है कि उसकी मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि वो आगे अपनी सर्विस कंटिन्यू रखे, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, वो भी उसको सम्मान है। पर अगर कोई सैनिक या अफसर अपनी सर्विस को पूरी करता है, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेता है और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो वो इसलिए नहीं मिलती कि वो जो कुछ हजार रुपए आप लोग उनकी पेंशन में बढ़ा के दे रहे हैं, वो उससे उनको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है या वो बहुत करोड़ों की संपत्ति बना ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इसलिए मिलता है ताकि उन्होंने जो सर्विस की, उन्होंने जो देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो उसके प्रति एक सम्मान है, ग्रेटिट्यूड है। और ये ग्रेटिट्यूड पूरा देश बड़े गर्व के साथ उनके प्रति अपने समर्पित करता है। अब कुछ सवाल है मेरे। सवाल ये कि क्या सरकार सैनिकों का मोराल डाउन करने की कोशिश कर रही है? सैनिकों के मन में ये भावना लाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपका किसी माइन पर पैर पड़ता है और आपका पैर उड़ जाता है, तभी आप इस सम्मान के हकदार होंगे। नहीं तो अगर आपको चोट लगती है और आप उस दर्द के साथ सेना में अपनी सेवा को जारी रखते हैं, तो आप इस सम्मान के हकदार नहीं होंगे। आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा क्योंकि सरकार को ये मॉनेटरी लग रही है। ऑनरेरी और मॉनेटरी के बीच में जो थिन लाइन थी उसको सरकार ने मिटा दिया है। सरकार को हर चीज पैसे पे तौलनी है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सबसे बड़ी चीज कि किसी सैनिक के घायल होने के बाद एक मेडिकल बोर्ड होता है। वो मेडिकल बोर्ड उस सैनिक की जांच करता है और ये बताता है कि क्या ये सैनिक सर्विस के लिए फिट है या नहीं है। कई केसेस में ये होता है कि जब सैनिक बुरी तरीके से घायल हो, बुरी तरीके से जख्मी हो, तो कहा जाता है कि ये सैनिक की जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति, वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपनी सेवा को जारी रख सके, तो उनको रिटायर कर दिया जाता है, उनको इनवैलिडेट आउट कर दिया जाता है उस बोर्ड के द्वारा। दूसरा होता है कि उनकी कैटेगरी को डाउन कर दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि उनको कुछ स्पेसिफिक रोल्स असाइन किए जा सकते हैं और वो अपनी सर्विस को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में वो सर्विस को पूरी करते हैं और उसके बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं, फिर भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाता है। इसी डिसेबिलिटी पेंशन पे ये पूरा बवाल मच रहा है। मैं आपके सामने कुछ नाम रख रहा हूं। ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता। उन्होंने देश के लिए टाइगर हिल पर चढ़ाई की, देश के लिए गोलियां खाई। इसके बाद जब वो घायल अवस्था में थे, उनको देश ने परमवीर चक्र से नवाजा। उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की और आज उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है। सूबेदार मेजर संजय कुमार, आप इनके सर्विस को किस तरीके से, आप इनको जो सम्मान दे रही है सरकार, उसको किस तरीके से आप उसको मॉनेटरी के तौर पे जज कर रहे हैं कि हम इनको पैसे दे रहे हैं या इनको सम्मान के तौर पे देख रहे हैं? एक बड़ा नाम है मेजर जनरल इयान कार्डोजो।
सबसे मशहूर कहानी 1971 के जंग की, जब उनके पैर में गोली लगी और उनको लगा कि या तो मुझे अपना पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उन्होंने बांग्लादेश की धरती पर अपने पैर अपनी खुखरी से काट दिए और उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस पूरी की। एक यंग ऑफिसर मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचा, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली। आप ऐसे सैनिकों के सम्मान को किस तरीके से नापते हैं? आप ऐसे सैनिकों को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? वो उनका जज्बा जो था, जो मेजर जनरल इयान कार्डोजो का जज्बा था, जिसके बलबूते उन्होंने इतने साल की सर्विस दी है देश को, वो आप कैसे चुकता करेंगे? आप हर सैनिक को इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि या तो वो बुरी तरीके से घायल हो जाए और सेना छोड़ दे, या वो अपने आप को बचाता फिरे कि भैया हल्की फुल्की चोट तो ना लगे, लगे तो पूरी तरीके से चोट लगे, नहीं तो ना लगे। आप एक सैनिक, एक यंग अफसर के मोरल को कितना हाई रख रहे हैं? आप ऐसे सैनिकों का जो सम्मान है उनको किस तरीके से तौलते हैं? मैं तौलना वर्ड बड़े जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी नियम कानून कायदे लेके आ रहे हैं, तो आप उनको जो सम्मान दिया जा रहा है उसको मॉनेटरी के तौर पे ही देख रहे हैं कि हम तो पैसे दे रहे हैं इनको। और शायद आपकी मेंटालिटी उन्हीं लोगों के जैसी हो रही है जो लोग ये कहते हैं कि अरे एक सैनिक को जान देना कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, उसने वो सर्विस चुनी है। शायद आपके लिए एक बहुत आम बात हो सकती है, लेकिन उस परिवार के लिए नहीं। वो परिवार जिसने अपने बेटे को सीमा पर भेजा है ताकि वो देश की रक्षा करे, और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर ऐसा होता है कि वो घायल अवस्था में घर वापस आता है और उसको दोबारा अपनी सर्विस को ज्वाइन करने की इच्छा हो, लेकिन वो आपके ऐसे किसी नियम को देखते हुए दोबारा अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाए। कई लोग मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें सैनिक या अफसर को बहुत कम पैसे मिलते हैं तो वो टैक्स एग्जम्पशन की बात आती नहीं है, क्योंकि टैक्स 12 लाख सालाना उनकी इनकम होनी चाहिए। माना कि कोई सैनिक है, कोई अफसर है जो सेना से रिटायरमेंट के बाद वापस अपने घर आता है और वो अपने बलबूते पर, अपनी कमाई हुई जो मेहनत की कमाई है उसके बलबूते पर एक कोई बिजनेस खड़ा कर लेता है जिससे वो और अच्छा कुछ कर रहा है, उसको उस ब्रैकेट में वो पहुंचता है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि नहीं वो बाकी कमा रहा है इसलिए हमने इसको जोड़ के वहां से पैसे काट लिए। वाह, कितना पैसा कमा लोगे आप एक सैनिक के डिसेबिलिटी पेंशन से टैक्स काटकर। और ऐसा है नहीं कि एक सैनिक के रिटायरमेंट के बाद आप उसको इतनी लैविश लाइफ दे देते हैं कि उसको थोड़ा सा टैक्स कट जाए तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल पहले जब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि जनरल MM नरवणे, अभी उनको लेके तमाम बातचीत चल रही है मीडिया में, लेकिन जब वो रिटायर हुए थे उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर इंटरनेट पे पोस्ट की थी। उन्होंने अपने एक 3 BHK फ्लैट की तस्वीर पोस्ट की जिसको लेके दुनिया भर के लोगों ने बातचीत की। पड़ोसी मुल्क के जनरल से उनको कंपेयर किया गया। किस तरीके से मैंने तमाम जनरल्स के घर देखे हैं, एक नॉर्मल से 2 BHK 3 BHK के फ्लैट में, अपार्टमेंट में वो रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो कोर कमांडर हो, चाहे वो आर्मी कमांडर्स रहे हो, चाहे आर्मी चीफ हो। कुछ जनरल MM नरवणे का मैंने एग्जांपल दिया, इसलिए नहीं कि उनको शौक नहीं है, सबको लेविश लाइफ जीने का शौक होता है, लेकिन एक चीज है कि उन्होंने ईमानदारी से जो कमाया, उसके बलबूते पर जो बनाया, उसके बिहाफ पर वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं। जाते जाते मेरा सरकार से सवाल है कि क्या किसी सैनिक या अफसर की कीमत उसकी बहादुरी से तय होगी या उसकी फाइल कैसी है उससे तय होगी? आप जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वैसे इन सैनिकों के लिए खड़ा रहना भी सीखिए। एक सैनिक अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए देश पर तैयार रहता है, वो सर्वोच्च बलिदान तक दे देता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपना सब कुछ इस देश की सुरक्षा पर लगा देता है तो सरकार या देश उसके पीछे खड़ा है। तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन के लिए सालों दर सालों उन लोगों को लाइंस में ही और फाइल्स लेके इस ऑफिस से उस ऑफिस भागना पड़ रहा है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें वॉर विडोज जो है उनको अपनी पेंशन के लिए लाइंस में तमाम चीजें करनी पड़ रही है, लाइंस में लगना, उनके पीछे भागना, सरकारी बाबुओं के पीछे भागना, ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। इनको सही करने की जगह पे आप ये तमाम इस तरीके के जो नियम ला रहे हैं, ये किस हद तक सैनिकों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करता है? किस हद तक हम या कब तक सर उठा के उस सैनिक से ये कह सकते हैं कि आप इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए,
हम आपके पीछे से आपके परिवार का ख्याल रखने के लिए हैं। अगर किसी सैनिक के मन में एक संदेह आया कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया और मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा, तो माफ कीजिएगा, लेकिन वो अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकता है। जय हिंद।